नमस्कार, मैं रोमी केरनी और आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ और लेकर हाजिर हूं नारी शक्ति का एक और एपिसोड। आज हमारे साथ नारी शक्ति को एक और ऐसी महिला है, कह सकते हैं, जिन्होंने मिसाल खड़ी की है और जिस तरीके से मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बैरियर को तोड़ा है, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया है। तो आज हमारे साथ है कृतिका खन्ना, जो कि इंडिया की पहली पैरा रोवर हैं और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये जम्मू से बिलोंग करती हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। कृतिका, सबसे पहले तो द न्यूज नाउ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अगर जर्नी की बात करें तो आपकी जर्नी की सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन को लेकर, या ब्रॉटअप कैसे हुए, वो सारा कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू और ऑफ कोर्स इस प्यारे से दुग्गर देश की ही वासी हूँ। और मेरी स्कूलिंग हुई है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से और उसके बाद मैंने अरीना एनिमेशन से मल्टीमीडिया में ग्रेजुएशन किया एंड देन MBA इन HR and then again I joined lots of services in Jammu and finally now I'm a banker in J&K Grameen Bank। तो ये थी आपकी जर्नी। और अगर हम बात करें तो वो कहते हैं ना कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, आपकी लाइफ में भी वो एक टर्निंग पॉइंट आया। शायद वो एक एक्सीडेंट था जिस वजह से जो है आप जो है पैरा रोवर बनी। तो वो एक्सीडेंट क्या था और किस तरीके से आपने सोचा कि अब मुझे जो है इससे रिकवर होना है, इसे मैनेज करना है, वो कैसे किया? मैं 12th स्टैंडर्ड में थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उस समय मेरी लाइफ के सपने बहुत डिफरेंट थे। जो आज मैं हूँ उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेरी दुनिया थी। मेरी दुनिया में डांसिंग बहुत प्रायोरिटी रखती थी, स्कूल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। ऑल द टाइम मैं हमेशा भागती दौड़ती खेलती रहती थी। दिस वाज माय लाइफ। और फिर जब 12th स्टैंडर्ड में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और आई लॉस्ट अ लेग इन दैट, जिसके लिए मेरी ज़िंदगी शायद पूरा 360 डिग्री टर्न ले गई थी। जहाँ मैं बहुत ज़्यादा कूदती रहती थी, अब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बेड पे स्टेबल सी, एक स्टिल सी लाइफ, स्टैगनेंट सी लाइफ हो गई थी। और उस दौरान बहुत से चेंजेस आए मेरी लाइफ में। ऑफ कोर्स सपने बदले, हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदला। ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें थी जो उस समय शायद समझ भी नहीं आती थी, बिकॉज़ मैं जस्ट 18 ईयर्स की थी जब मेरे साथ ये एपिसोड हुआ। और शायद उस समय हम लोग अपनी ज़िंदगी के सपने कुछ और ही तरह से देखते हैं और शायद डेस्टिनी को हमेशा कुछ और ही प्लान रहता है आपके लिए और आपको भी नहीं पता होता उस बारे में। और सबसे बेस्ट चीज़ होती है उस समय जैसी ज़िंदगी आ रही है उसे उस तरह से एक्सेप्ट करना और दोबारा से जीना शुरू करना। बहुत चैलेंजेस आते हैं शुरू में, जब वही मैं कह रही हूँ कि अचानक से सपने चेंज होते हैं आपके। फिर उस दौरान सबसे बड़ा सपना तो यही था कि अपनी स्टडीज़ पे फोकस करके उन्हें ख़त्म करना। और एक चीज़ थी जो हमेशा से दिमाग में थी, वो ये थी कि अपनी पहचान बनानी है। अब इसी पहचान से अपनी पहचान बनानी है। तो उस समय ये तो नहीं पता था कि शायद मैं स्पोर्ट्स की दुनिया में जाऊंगी, दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का। लेकिन हाँ, मैं खुद से एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करती थी उन दिनों, क्योंकि हर कोई जो भी निकलता था उसे यही पता था कि कृतिका कैसी थी और आज कैसी है। तो सब कहते थे नहीं, अब नहीं कर सकती, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे उस वर्ड को बदलना था, बस ये ठाना था मैंने। उसके अलावा मेरी लाइफ में अभी कोई पर्पस ऐसा नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो यही सोच थी। ये सोच तो थी, बट जब लास्ट ईयर की अगर बात करें, वो तो बहुत ही बड़ा एक ऐसा कह सकते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू। जी हाँ, क्योंकि सारे पूरे जम्मू में जो है चर्चे हो रहे थे, बात हो रही थी कि है कौन ये कृतिका खन्ना और जिन्होंने मेडल लाया है, उनसे मिलना चाहते थे। सारे लोगों के अंदर एक सवाल था। तो वो वाला पॉइंट कब आया कि नहीं, मुझे अब जो है ये पैरा रोवर के लिए जो है जाना है, उसकी ट्रेनिंग्स, ये सब कैसे शुरू हुआ? रोमी, मैं वो फेज़ की बात करती हूँ जब स्कूल टाइम में कृतिका खन्ना का एक नाम था, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहती थी। फिर बीच में एक फ़ेज़ आया जब मैं बिल्कुल गायब हो गई वो फेज़ था मेरे एक्सीडेंट के बाद वाला फेज़, जब शायद मेरे आसपास रहने वाले 4-5 लोग ही मुझे पहचानते थे। और उस दौरान शायद अपने आप को जानना शुरू करने के दौरान मैं बहुत से लोगों के इंटरेक्शन में आई, बहुत से नए लोगों से मिली। और सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट तब आया जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जिम ज्वाइन करना है और मुझे अपनी फ़िटनेस पे काम करना है। शायद पहली पहचान मुझे वहाँ से मिलना शुरू हुई, क्योंकि जो भी मेरे साथ वहाँ पे जिम में और लोग आते थे तो वो लोग, उनके लिए एक सरप्राइज़ होता था मुझे देखना कि मैं कैसे वर्कआउट मैनेज कर रही हूँ, जहाँ सारी एक्सरसाइजेज हम शायद सोच इमेजिन भी नहीं कर सकते कभी कि एक लेग पे भी परफॉर्म की जा सकती हैं।
दैट वाज अ फेज जब बहुत से जिम वाले ओनर्स, जो जिम ट्रेनर्स थे, वो मुझे वापस घर भेज देते थे ये कह के कि मैडम हम रिस्क नहीं ले सकते। राइट। वो हमेशा हम मुझसे ये चीज़ कहते थे कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, जबकि मेरी हमेशा पहुंच होती थी कि अगर मैं रिस्क ले रही हूँ आप बताइए, आप मना मत कीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये मैं डिसाइड करूँगी। तो उस टाइम पे एक जिम ट्रेनर थे जिन्होंने ट्राई किया मेरे साथ वर्कआउट करना, और धीरे धीरे मैंने कुछ वो एक्सरसाइज बताते थे, मैं उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती थी क्योंकि मेरी बॉडी शायद वैसा वर्कआउट नहीं अलाउ करती थी, तो मैं उसे थोड़ा सा चेंज कर देती थी। तो आई थिंक 10 या 15 दिन के बाद वो जिम ट्रेनर कहते हैं कि आज तक की मेरी बेस्ट ट्रेनी हो तुम। मेरे लिए वही बहुत था बिकॉज दैट वाज अ स्मॉल अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं हर टाइम से उस दिन एक्सीडेंट के बाद से छोटी छोटी चीज़ें जब मैं स्टेप अप कर रही थी तो हमेशा यही सोच रही थी कि हर दिन को मुझे सेलिब्रेट करना है और हर छोटी छोटी अचीवमेंट को मुझे सेलिब्रेट करना है। राइट। तो उस जिम ट्रेनिंग्स के दौरान जब मैं थोड़े से जिम स्विच किए मैंने और भी लोगों के साथ मिली, तो हमेशा सबके लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बन गई थी, क्योंकि हर कोई वही दिमाग में उनके होता था कि कैसे करती है, कैसे करती है, कैसे करती है। तो मुझे इतना था कि अगर मैं कर रही हूँ तो शायद कुछ लोग मुझे देखकर घर से बाहर आ रहे हैं। राइट। तो मैंने उस चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि अगर मेरी जिम में 2 लोग भी घर से आ गए वर्कआउट करने के लिए मुझे देखकर, तो मैं तो आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, बिकॉज दैट इज़ हाउ मैंने किसी को मोटिवेट कर दिया कुछ करने के लिए। तो ऐसा हमारे जिम में बहुत रूटीन में होने लग गया, तो बड़ी खुशी होती थी उस टाइम पे ये सब चीज़ें देख के कि चलो एटलीस्ट मैंने अपना ड्रॉबैक या मैंने अपनी जो कह सकते लॉस था मेरा, उसको मैंने एक पॉजिटिव साइड पे लगा दिया और लोग उसे देखकर आगे बढ़ रहे हैं, वो खुशी थी। उसी दौरान मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरी वर्कआउट वीडियोस शूट करना शुरू करी और सोशल मीडिया पे डाला, एंड आई थिंक आफ्टर 2 और 3 वीडियोस हम बहुत छोटे छोटे क्लिप्स डालते थे, इतनी ज़्यादा क्वेरीज और इतने ज़्यादा लोगों के कमेंट्स और लाइक्स एंड एवरीथिंग आना शुरू हो गए कि तब उस टाइम पे समझ में आया कि नहीं बेटा बात कुछ बड़ी है एंड यू शुड गो फॉर इट, यू शुड ट्राई। तो उस दौरान मैं काफ़ी सारी वीडियोस पे डालने लग गई, और उसी टाइम पे हमारी आर्मी रोइंग नोड है पुणे में, वहाँ से एक हमारे कर्नल हैं, कर्नल गौरव दत्ता, जिनके लिए मैं हमेशा से कहती हूँ, उन्होंने उन वीडियोज़ को देखा एंड उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा। हमारा एक स्पेशली एबल्ड ग्रुप चलता है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, इंटायर इंडिया में चलता है, तो उनके थ्रू उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया बिकॉज मैं भी उस ग्रुप का पार्ट थी। और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि यार हमें 5 साल हो गए हैं एक लड़की ढूंढते हुए जो फिटनेस फ्रीक हो और पैरा रोइंग कर सके, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से पैरा रोइंग शुरू करना चाहते हैं इंडिया में। रोइंग तो ऑफ कोर्स एक रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हमारे पास हैं जो ऑलरेडी रोइंग करवाती हैं, बट वो इस बार स्पेशली एबल्ड टीम को उतारना चाहते थे और उनके पास कमी थी एक फीमेल पैरा रोअर की, जिसके बेसिस पे वो स्टार्ट करेंगे। मुझे तब तक रोइंग पता नहीं थी क्या होती है बचपन में सिर्फ रो यो बोट सुना था, बस उसके बाद कुछ नहीं सुना था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, कैसा है ये स्पोर्ट, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम सर्च करो इसके बारे में एंड मेक अप योर माइंड, अगर तुम करना चाहती हो तो यू विल बिकम एन एग्जाम्पल फॉर द कंट्री। तो मुझे लगा कि अच्छा चलो अगर कुछ ऐसा है तो लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। देन मैंने सर्च किया, बहुत कुछ देखा इसके बारे में, देन आई गॉट टू नो कि बाप रे ये तो 3rd टफेस्ट स्पोर्ट है इन द वर्ल्ड। एंड आई वाज लाइक कि अरे यार मतलब मैं तो पहली बार शायद घर से निकलूंगी, मैं कैसे करूँगी ये चीज़। फिर ऑफ कोर्स अंडर हिम एंड अंडर द ट्रेनिंग ऑफ द मेंटर्स जो हमें प्रोवाइड किए गए आर्मी रोइंग नोड में, बहुत मज़ा आने लग गया मुझे रोइंग करते हुए। मैं एक नॉन स्विमर हूँ, स्विमिंग नहीं आती बिल्कुल भी, और मैं पानी पे ऐसे जाती थी जैसे अपना ही राजा जी तो बोट पे वैसे बैठती थी। ऑफ कोर्स जब उन्होंने मुझे सिखाया और ये सब चीज़ें हुई, उस टाइम पे भी बहुत से चैलेंजेस आए, क्योंकि एक एबल्ड बॉडी और एक स्पेशली एबल्ड बॉडी को उस चीज़ को समझना, उस चीज़ के साथ खुद को एडजस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था। मेरी बहुत ज़्यादा एक ही लेग पे प्रेशर आता था, तो रात भर शायद मैं कभी घुटना लेके बैठती थी, कभी बाजू लेके बैठती थी, और मेरी जो रूममेट होती थी वो हंसती थी कि दीदी आप रात को नींद में भी बोट चलाते हो, क्योंकि वो हम लोगों के माइंड में इतना ज़्यादा एंग्रोस हो चुके थे हम उस ट्रेनिंग में। और फिर धीरे धीरे वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट करी, डिफ़िकल्ट फेजेस बहुत से आए बीच में,
एक बार मेरी बोट पलट गई और मैं डूबते डूबते बची, मेरे कोच ने जंप करके मुझे बचाया उस चीज़ में। तो उस दौरान भी मुझे ऐसे लगा कि शायद गलती हो गई है, मेरे को शायद नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। एक फेज़ वो भी आया मेरे ट्रेनिंग के दौरान, और उस चीज़ को मेरे को वाटर फोबिया हो गया था। उसके बाद बहुत एक्सट्रीम वाटर फोबिया हो गया था कि मैं पानी के पास जाके सिर्फ ऐसे खड़ी हो जाती थी चुप होके। मतलब जाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे पानी को देखना भी एक अजीब सी डर बैठ गया था मन में। 6 महीने लगे मुझे उस डर को भी ओवरकम करने में। ऑफ कोर्स उस दौरान भी मेरी फैमिली, मेरे मेंटर्स, मेरे फ्रेंड्स सब सपोर्ट यही कर रहे थे कि बॉस अगर तू यहाँ तक पहुँची है तो तू कर सकती है, ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक अप योर माइंड, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, दोबारा ट्रेनिंग पे गए, दोबारा स्टार्ट किया सब कुछ, और फिर सरप्राइजिंगली हम लोग को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। और उस दौरान भी आई थिंक वो 6 मंथ्स जो थे, 2 कैंप्स हमारे लगे उन 6 मंथ्स में, बहुत डिफ़िकल्ट फेजेस आए तब भी। पहले आई थिंक 2 वीक्स पहले मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, ट्रेनिंग रुक गई 4 दिन के लिए। उसके बाद जैसे ही हम लोग को अपने कोरिया के लिए निकलना था फॉर द चैम्पियनशिप, मेरा एंकल ट्विस्ट कर गया। अब एक ही टांग पे खड़ी हूँ और वही पैर मुड़ गया है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई उस दौरान भी। 1 हफ्ते में जाना भी है और 1 हफ्ते में रिकवर भी करना है। बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था वो भी, सबको ऐसे लगा कि नहीं शायद जा नहीं पाएंगे, तो वो भी उस चीज़ से भी लड़ना था। एक मेंटल स्ट्रेस था, फिज़िकल स्ट्रेस था। चले हुआ कोशिश, उस दौरान भी काफ़ी सारे लोग हेल्प करने के लिए आ गए, और हमारे पुणे में अभिनव बिंद्रा का एक फिजियोथेरेपी सेंटर है जिन्होंने मुझे तैयार किया इन दैट 1 वीक, और फाइनली हम कोरिया पहुँचे। अनफॉर्चुनेटली कोरिया पहुँचने के 3 दिन के बाद मुझे 103 बुखार हो गया फिर से। ये तो कह सकते हैं ना कि चैलेंजेस पे चैलेंजेस। आई थिंक एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एक आप जो मेंटल फोकस पे हैं, आप एक तरफ अभी सेटल ही होते हैं और सडनली एक चैलेंज आपको मोड़ देता है दूसरी तरफ। तो वहाँ जाकर भी रेसिंग के 4 दिन पहले मैं 103 बुखार में बैठी हूँ। मेरा गंदी तरह मेरे को खांसी हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। और हमारी सेमीफाइनल्स हैं, द वेरी फर्स्ट हमें जो पार्टिसिपेट करना था हीट में। और उस दिन भी ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल से निकली, बोट में बैठी, रेस किया, वी केम 3rd इन दैट रेस ऑल्सो, बोट से वापस उतरी और वापस हॉस्पिटल में। तो सिचुएशन वैसी थी कि स्ट्रगल पे स्ट्रगल आ रही थी। फिर उसके बाद कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, ये इस सिचुएशन में नहीं है कि ये रो कर सकें, और मुझे था कि अगर यहाँ तक आए हैं तो करना है, अब कैसे करना है वो मुझे देखना है। तो रेस वाले दिन भी वही सिचुएशन थी, मैं ब्लैंकेट ओढ़ के वहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे बिठाया गया है और कह रहे हैं कि कोई प्रैक्टिस नहीं करवानी, सीधे रेस में ही उतारेंगे इसे कि लेट्स सी क्या होगा। उस दिन भी आई थिंक इट वाज 1 डिग्री सेल्सियस इन दैट प्लेस, कोरिया में। बहुत ज़्यादा धुंध थी, ठंड थी, और ऑलरेडी जब आप बीमार हैं तो आप ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में हैं। और जब मैं बोर्ड पे बैठी हूँ, आई स्टिल रिमेंबर, मैं कांप रही थी बुरी तरह और मेरे हाथ में और पकड़ा नहीं जा रहा था। फिर पता नहीं कहाँ से वो जोश आता है, यहाँ से कोचेस चिल्ला रहे हैं कृतिका यू कैन डू इट, मेरे साथ में जो लोग बैठे वो भी चिल्ला रहे हैं बस 2 किलोमीटर, बस 2 किलोमीटर, कोई और सिचुएशन नहीं है, बस मार दे, जान मार दे, जान मार दे। और शायद वो जो एक ऑरा होता है ना, उस ऑरा में आपके अंदर ऑटोमेटिकली जोश आता है, वो पॉजिटिविटी भी आता है। एग्जैक्टली। और जैसे ही हमने 2 किलोमीटर ख़त्म करा और पता चला हम 3rd आए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मुझे बोर्ड से उतारा गया मैं वहाँ ज़मीन पे ऐसे लेटी हुई थी बुरी तरह से, बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा था, फीवर था। और फिर जिस टाइम पे मेडल गले में डला, तब रियलाइज़ हुआ कि बेटा तुमने क्या किया, तुम्हें अब पता चल रहा है, वो किया जो किसी ने नहीं किया अब था। समझ में आ रही है। हाँ, उस टाइम पे ऐसे, तब भी शायद पता है एक फेज़ ऐसा भी था उस टाइम पे, मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था मैंने क्या किया है, टिल द टाइम पीपल मेड मी रियलाइज कि सी व्हाट यू हैव फॉट एंड वेयर यू हैव कम। तो मुझे तब भी ऐसे लग रहा था कि नहीं, वो कह रहे क्या नहीं, अब तो जीत गई, अब क्या नहीं। और मैं तब भी, पता है, मेरे कोच कर्नल गौरव दत्ता से उसी टाइम बात हुई एंड ही वाज लाइक आई टोल्ड यू, कर दिया। मैंने क्या कर दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? यू हैव ऑलरेडी वन समथिंग एंड you've डन इट एज ए टीम। अगर आपने कुछ किया है, यू पीपल हैव डन इट। तो आई वाज लाइक अच्छा, हैव वी एक्चुअली रीच्ड दैट प्लेस? और फिर उसी मिनट यू रियलाइज्ड व्हेन आई वाज होल्डिंग द नेशनल फ्लैग
Yes. and there were people saying India won third bronze medal, India won third medal, and I was like सच में मतलब एक रियलाइजेशन तब होना शुरू होती है कि आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, लगना साथ में इंडिया फर्स्ट फीमेल रोअर जो है वो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि बॉस अभी तक तो सब तुम्हें कह रहे थे कि तुम फर्स्ट पैरा रोअर हो, फीमेल फर्स्ट पैरा रोअर हो, बट आज एक्चुअल में तुमने प्रूव किया है एंड यू हैव वन समथिंग। और वहाँ पे इट वाज नॉट कृतिका खन्ना, इट वाज इंडिया। तो वो एक बहुत बड़ा टैग था मेरे लिए कि मुझे शायद उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि आंटी, मम्मा, मेरी मदर को उसने कहा ऐसा, आंटी आपको याद है ये क्या बोलती थी? तो मैं उसको कह रही हूँ तुम अब क्या नया बोलने वाली हो, बिकॉज मुझे लगा शायद ये कुछ और कहेगी। तो शी वाज लाइक आंटी आपको याद है ये क्या बोलती थी कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, इसने कर दिया। एंड आई रियलाइज्ड अच्छा ये मैंने कहा था। वो कृतिका जैसे एक स्माइल के साथ आपने वो सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। एक मैं अगर बात करूं, हमारी सोसाइटी के अंदर एक दीवार तोड़ी है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। एक तो आप लड़की हो, ऊपर से जब आपके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद वो दीवार को तोड़ना वो आपने किया। तो उस दौरान क्या लगता था कि यार मैं ये दीवार तोड़ पाऊंगी, और कितने लोगों ने उसमें सपोर्ट किया, और कितने, मुझे लगता है कई लोग तो उसमें आते हैं जो बार बार खींचते हैं, ऐसा मत करो। तो वो कैसा था? रोमी, जब ये चीज़ शुरू हुई थी तो मेरी फैमिली का सपोर्ट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा था। मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं इसके अंदर कीड़ा है, ये पंगे लेना जानती है। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो जनरली अगर मैं कोई ये चीज़ बोल दूँ ना, यार बहुत टेंशन हो रही है, एंड देयर लाइक हाँ तुम्हें टेंशन हो रही है, बिकॉज दे हैव सीन मी फाइट ऑल द वे। तो वो लोग हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ, मेरी फैमिली तो ऑफ कोर्स थी, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। कर्नल गौरव दत्ता, जो मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे भी पहुंच जाती थी ना कि नहीं मुझसे नहीं होगा, वो मुझे फिर ऊपर खींचते थे। ही हैज़ बीन दैट सपोर्ट सिस्टम इन माई लाइफ। और बीट एनीथिंग, ही ऑलवेज यूज टू से कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं यहाँ पे लाया हूँ, कुछ देख के लाया हूँ। तो मुझे लगता था कि मुझे उनको सही प्रूव करना है, एंड ऑल आई हैव टू डू इज़ सेट अ एग्जाम्पल फॉर अदर फीमेल्स इन द सोसाइटी। आज के टाइम पे जब वही लोग जो हमेशा से कहते थे कि ये नहीं कर सकती है, वो अपने बच्चों को मेरे पास लेके आते हैं कि इन्हें भी कुछ सिखा, तो मेरे को उस टाइम पे बहुत हंसी आती है। तो बट इतना एक फील होता है कि शायद यू हैव मेड अ स्टेटमेंट फॉर अदर्स, यू हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, कि लोग अब तुम्हें अप्रोच करते हैं टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू। वो इट्स नॉट अ मोमेंट टू फील प्राउड, बट इट्स अ मोमेंट ऑफ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हो, आप लोगों को कुछ सिखा रहे हो उनकी ज़िंदगी के बारे में। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट कभी कभार आपको ठानना है अगर कोई बात की आपको ये चीज़ करनी है, तो प्लीज़ अपने कानों में कॉटन डाल दो, किसी का कहना कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, और वैसा ही कृतिका ने भी किया, और तभी तो वो उनके साथ वो टैग भी लगा। और कृतिका, आखिर में मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी व्यूवर्स को मैसेज दें, ये नहीं कि सिर्फ हमारी जो फीमेल हैं उन्हें मैसेज दें, हर किसी के लिए आपके पास क्या मैसेज है? सबसे बड़ा मैसेज तो यही होगा कि आप अपने आप को आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कीजिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करना, दुनिया से प्यार नहीं करना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू आज के टाइम में। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं, वो आपको असली से जानते हैं, लेकिन आप क्या हैं, आप खुद को सबसे ज़्यादा जानते हैं। इसलिए एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट द चैलेंजेस यू फेस इन लाइफ विद अ स्माइल ऑन योर फेस। थैंक यू सो मच कृतिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी कृतिका खन्ना, जिन्होंने बताया अपनी जर्नी के बारे में, बताया कि किस तरीके से ढेरों चैलेंजेस फेस करते हुए भी उन्होंने जो हासिल करना चाहा था वो हासिल किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और जो आपके पास राय हैं, सजेशंस हैं, वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।